नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 17। ये इंडियन हिस्ट्री का वीडियो नंबर 17 है। इसके पहले कि अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी या किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में यहाँ पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस सारे सीरीज़ यहाँ पर मैं कंटिन्यू चलाने की कोशिश कर रहा हूँ और सारे के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे और एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सीरीज़। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारा आज का है वह है कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दूं, इसमें कुछ नाम दिए गए हैं जैसे कि अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन। तो ये कनिष्क के समकालीन की निम्नांकित नामों का यहाँ पर अध्ययन करना है कि बताना है कि यह क्या किस चीज़ से किस चीज़ का क्या संबंध है। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ, जो अश्वघोष थे ये कनिष्क के राजकवि थे, ठीक है। और वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता भी की थी वसुमित्र ने। और कालिदास जो थे ये गुप्त काल में थे, जबकि कंबन जो थे ये 12वीं शताब्दी के थे। तो इस तरह से जो यहाँ पर बोला गया कि कनिष्क के समकालीन की बात की जा रही है, तो कनिष्क के समकालीन आपके अश्वघोष हो जाएंगे जो कि उनके राजकवि थे, और वसुमित्र जो भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे और इन्होंने चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता भी की थी। तो इस तरह से आंसर आपका सिर्फ यहाँ पर अश्वघोष और वसुमित्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था। तो इनमें से कौन है जो कि कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दूं, अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि जो पतंजलि थे ये कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी और महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। तो इस तरह से बाकी सारे सही हो जाएंगे यहाँ पर, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, लेकिन पतंजलि आपका यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रवतक अभिलेख की अगर बात की जा रही है तो रवतक अभिलेख जो है ये अफगानिस्तान में शुर्ख कोटल के निकट रवतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किया गया था और ये यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित हैं और इस अभिलेख में 4 शहरों के नामों का उल्लेख है जो इस प्रकार हैं: साकेत, कौशाम्बी, पाटिलपुत्र तथा चंपा। अर्थात इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। तो इस तरह से आंसर आपका श्रावस्ती सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दूं, वर्तमान पाकिस्तान की जो रावलपिंडी जिला है इसमें स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्ध का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता ये भी चलता है कि यह वैद्यक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। अतः यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है इससे स्पष्ट ये होता है कि सी और डी ये दोनों विकल्प आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि चरक और जीवक ये दोनों इससे संबंधित हो जाएंगे, इन दोनों ने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि जो शुंग वंश का अंतिम राजा था वो था देवभूति। अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया था और वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कण्व। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा शासक था जो कि वर्ण व्यवस्था का रक्षक था, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसका दोस्तों यहाँ पर मैं आंसर आपको देता हूँ कि वर्ण व्यवस्था का रक्षक इसमें से कौन सा शासक कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण यानी कि 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। आगे बढ़ते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो दोस्तों, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत की बात की जा रही है कि दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था।
तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक या सिमुक या सिप्रक कहा गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि चीनी स्रोतों के अनुसार, अगर हम चीनी स्रोतों की बात करते हैं तो 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पान चाओ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कनिष्क ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पान चाओ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। फलतः रुष्ट कनिष्क ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कनिष्क असफल रहा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा पान चाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि जो कुषाण वंश था, इसके जो साम्राज्य की सीमाएं थीं ये भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली हुई थीं। कुषाण शासक कनिष्क की जो सीमाएं थीं ये उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो दोस्तों यहाँ पर बाल विवाह की प्रथा का आरंभ कब हुआ ये कहा जा रहा है। तो कुषाण वंश प्रथम शती ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जो कुषाण शासक कनिष्क था, इसके काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, एक गांधार शैली और एक मथुरा शैली। अन्य युग में यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण गांधार शैली। ठीक है, यही यहाँ पर एक सही सुमेलित है। ठीक है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा कुषाण गांधार कला शैली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा सातवाहन स्वर्ण, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सारे यहाँ पर सही सुमेलित बता देता हूँ। यहाँ पर कुषाणों ने सर्वप्रथम जो है शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। तो ये क्वेश्चन बताया कि शुद्ध सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा चलवाए गए थे, किस वंश के द्वारा? तो कुषाण वंश के द्वारा चलवाए गए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन अगर भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का चलन किसने करवाया था, तो ये हो जाएगा सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने करवाया था। और कुषाण वंशों ने सर्वाधिक, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के किसके शासनकाल में चलवाए गए थे, तो जो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के थे ये कुषाणों के शासनकाल में चलवाए गए थे। लेकिन अगर भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए जाने की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो स्वर्ण सिक्के चलवाए गए थे ये हिंद यवन शासकों के द्वारा चलवाए गए थे। ठीक है, स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र एवं रजत सिक्के भी चलवाए थे। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए थे। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी, तांबा तथा शीशे व पोटीन के सिक्के चलवाए थे। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को यहाँ पर सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि गांधार कला और मथुरा कला शैली, इन दोनों कला शैलियों का जो विकास है ये किसमें हुआ था? ये हुआ था कुषाणों के शासनकाल में। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कुषाणों से। ठीक है, देख से जूनागढ़ जो अभिलेख है, यानी कि जूनागढ़ जो शिलालेख है, तो ये हो जाएगा रुद्रदामन, इससे संबंधित है। मिलिंद पन्नो जो है ये मिनेंडर। नेक्स्ट हो जाएगा तक्षशिला लेख, ये पतिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। तो अफगानिस्तान का जो बामियान था ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अफगानिस्तान का जो बामियान था ये पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया था। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा बुद्ध की प्रतिमा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि भारतीय और यूनानी आकृति की जो सम्मिश्रण शैली है इसे ही हम गांधार शैली बोलते हैं। और इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। और इस कला का जो विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा गांधार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्वरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा है ये भी। तो जो गांधार कला है इसमें सदैव हरित स्वरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। यद्यपि जो मथुरा कला शैली है इसमें भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गांधार मूर्ति कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं, भारत में जो बाह्य आक्रमणों के अगर कालों का सही कालानुक्रम हम बोलें तो सबसे पहले यूनानी 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान, फिर आते हैं शक जिसने सीथियस, ठीक है, सीथियस प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में आता है, फिर उसके बाद कुषाण आते हैं पहली शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो सही क्रम आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ए यूनानी, शक, फिर कुषाण, यूनानी फिर शक फिर कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं, जो ईरानी शासक डेरियस प्रथम था जिसका कार्यकाल रहा 522 ईस्वी से लेकर 486 ईस्वी पूर्व, इसने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार जो डेरियस प्रथम था इसके साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। पर्सिपोलिस एवं नक्सेरुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डेरियस प्रथम। नेक्स्ट है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं, जो इसमें से दिए गए हैं इनमें जो सबसे पुराना राजवंश है वो सातवाहन है। इस राजवंश के संस्थापक सिमुक ने संभवतः ईस्वी पूर्व प्रथम सदी के द्वितीयार्ध में शासन किया और उसका शासनकाल 60 ईस्वी पूर्व से 37 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 19 राजाओं की मिलती है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहाँ पर? सातवाहनों की राजधानी थी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो मैं बता दूं कि जो सातवाहनों की वास्तविक राजधानी थी ये प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र नृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है और इस वंश की जो स्थापना है ये सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईस्वी पूर्व में कण्ववंशी शासक सुशर्मा की हत्या करके किया था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जो राजधानी अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो जो सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी थे इसको नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका अर्थ ये होता है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर बता दो कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, 2 नासिक से तथा 1 कार्ले से। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा में खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। भीतरी स्थित लेख का जो स्तंभ गुप्त ये सबका जो संबंध है ये संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का जो संबंध है ये ऐहोल अभिलेख से है जो एक प्रशस्ति के रूप में तथा इसकी भाषा संस्कृत है। और जो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ यानी कि गिरनार है से शक संवत यानी कि 72-150 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त होता है और ये प्रशस्ति के रूप में है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्वों, कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। तो इस तरह से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सही इसका मिलान हो जाएगा। ये मैं बता दूं यहाँ पर जो सही सुमिलित है तो वो हो जाएगा भीतरी पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कथन, और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा और क्या कैसे क्या है इसमें। तो यहाँ पर कथन है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसमें से कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी और अरिकमेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि कुषाणों का जो व्यापार था ये पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। और इन सभी साक्ष्यों में किसी भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस तरह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं, कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। और ये जो अभिलेख है ये खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है और इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी गुम्फा के लेख के साथ, ठीक, हाथी गुम्फा लेख के साथ, ठीक है। तो ये था दोस्तों यहाँ पर आज के क्वेश्चंस। मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।